जैसलमेर। सिसोदिया हवेली को आज बड़े करीने से सजाया था। आखिर उस घर की सबसे लाडली बेटी अदिति सिसोदिया को देखने लड़के वाले यानी देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार जो आ रहा था। उनके घर के सामने महंगी गाड़ियों का काफिला रुका और उसमें से एक आदमी बाहर आया। काले रंग का बंद गला सूट परफेक्ट फिटिंग में उसकी मस्कुलर बॉडी को उभार रहा था। हाई कॉलर की शेरवानी जैकेट उसकी शाही और राजपुताना लहजे की गवाही दे रही थी। उसकी गहरी भूरी आंखें जैसे किसी समुंदर की गहराई को समेटे हुए हो, शांत पर खतरनाक। उसकी चाल में एक ठहराव था, हर कदम जैसे किसी बादशाह की तरह रखा गया हो। बाहर मौजूद सबकी निगाहें बस उसी शख्स पर टिक गई, अद्वैत प्रताप सिंह। भारी कदमों से चलते हुए अद्वैत प्रताप सिंह अपने बाबा कमल प्रताप सिंह के साथ हवेली के विशाल हॉल में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही ठहराव था जिसकी वजह से लोग उससे डरते थे। हवेली में शाही रौनक थी। गद्देदार सोफे, दीवारों पर टंगे पारिवारिक चित्र और गुलाब चंदन की महक हवा में घुली हुई थी। खम्मा गणी, पधारो सा। रतन सिसोदिया ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। पास खड़ी उर्मिला देवी ने अद्वैत को देखते ही एक लंबी सांस ली, जैसे भगवान से कुछ मांग रही हो। बैठिए अद्वैत बाबू सा, रतन सिसोदिया ने कहा। अद्वैत चुपचाप बैठ गया। उसकी ठंडी निगाहें पूरे हॉल का मुआयना कर रही थी। कमल प्रताप सिंह ने सहजता से कहा, हमारी तरफ से तो बात पक्की है, अब बस लड़का लड़की की औपचारिक मुलाकात बाकी है। रतन सिसोदिया मुस्कुराए। बिल्कुल बिल्कुल अद्वैत बाबू सा, आप जरा ऊपर छत पर जाकर अदिति से मिल लीजिए। छत? अद्वैत की भौहें तन गई। मुझे यहाँ ठीक लग रहा है। कमल प्रताप सिंह ने ना में सिर हिलाया और गंभीर आवाज में बोले, जाओ एक बार मिल लो। अद्वैत को ये सब बेकार लग रहा था, लेकिन अपने बाबा का मान रखने के लिए वो भारी कदमों से ऊपर की ओर बढ़ गया। ऊपर छत पर हल्की रोशनी थी, हवा ठंडी थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। अदिति वहाँ खड़ी थी, सिर पर पल्लू ओढ़े, आंखें जमीन पर टिकी हुई थी। उसके बगल में खड़ी उसकी सबसे खास शीतल उसे छेड़ते हुए बोली, तेरे सपनों का राजकुमार आ गया है, तुझे देखते ही लट्टू ना हो जाए। वैसे तू जिस प्यार व्यार में विश्वास रखती है, भगवान करे ये तुझे वैसे ही प्यार दे। ये सुनकर अदिति शर्मा गई। तभी किसी के कठोर कदमों की आहट हुई और शीतल धीमे से बोली, वो आ गए, मैं जा रही हूँ, ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से दूसरे दरवाजे से भाग गई और तभी अद्वैत छत पर आया। उसने झूले के पास खड़ी एक लड़की को घूंघट डाले खड़ा हुआ देखा। अद्वैत की नजर उसकी कलाई पर पड़ी, पतली, नाजुक और कंगनों से सजी हुई। लेकिन अद्वैत को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक लड़की की कोमलता या सुंदरता के लिए शादी करने नहीं आया था। बैठिए, अदिति की धीमी आवाज आई। उसने चाय के प्याले में चाय भरी और धीरे से अद्वैत की तरफ सरका दी। आज अदिति के दिल की धड़कन तेज थी। आखिर उसके होने वाले पति उसके सामने थे। तभी अद्वैत ने बिना उसकी ओर देखे ही एक ठंडी आवाज में कहा, तुम जा सकती हो। मुझे तुम्हारे बारे में जानना, सुनना या समझना नहीं है। अदिति का दिल धड़क उठा। उसकी आंखें हल्की सी फैल गई। क्या उनके हुक्म सा उसे बिना देखे ही जानना चाहते थे? शायद वो भी उसी तरह प्यार में विश्वास करते हैं जो चेहरे से नहीं आत्मा से होता है। ये सोचकर उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान उभर आई। लेकिन अगले ही पल अद्वैत ने जो कहा उसने उसकी मुस्कान छीन ली। नीचे जाकर सबको साफ साफ कह देना कि तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं, तुम हमें पसंद नहीं करती। अदिति को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें ही रोक दी हो, लेकिन उसने झटके से ऊपर देखा और कांपती आवाज में बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? अद्वैत ने एक बार फिर सख्त लहजे में कहा, जो सुना वही सही है। तुम्हें नीचे जाकर कहना होगा कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो सच में उसे ठुकरा रहे थे? उसके तो कितने सपने थे इस शादी को लेकर। उसकी आंखें हल्की सी भीगने लगी। अद्वैत ने अपना फरमान सुनाया और जाने लगा, लेकिन अदिति हिम्मत करके बोली, आखिर आपकी मना करने की वजह क्या है? क्या हम आपको पसंद नहीं आए? अद्वैत चलते चलते रुक गया और बोला, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं वचन में बंधा हूँ, इसीलिए पीछे नहीं हट सकता। पर इतना साफ कहता हूँ, अगर हमारी शादी हो भी गई तो मैं कभी भी तुम्हें पत्नी का सुख नहीं दे पाऊंगा।